हेलो एवरीवन। आज हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 53 जो कहती है कपटपूर्ण अंतरण। ठीक। टीपीए की धारा 53 कपटपूर्ण अंतरण बताती है क्या होता है। समझ ले पहले कपटपूर्ण अंतरण को। पहली उपधारा क्या कह रही है? स्थावर संपत्ति का हर एक ऐसा अंतरण जो अंतरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आशय से किया गया है, ऐसे किसी भी लेनदार के विकल्प पर शून्य करणीय होगा जिसे इस प्रकार विफल या देरी कराई गई है। अगर कोई पक्षकार जो है दूसरे पक्षकार को, लेनदार को विफल कराए किसी अपने संपत्ति के अंतरण में या उन्हें उसे देरी कराए जानबूझकर, तो जिसको प्रॉब्लम हो रही है, जिसको जो पीड़ित है, वो उसके विकल्प पर ये जो होगा अंतरण शून्य करणीय होगा। ये बताती है उपधारा 1। इसमें आगे थोड़ा सा बात साफ कर दी गई है। इस उपधारा की कोई बात सद्भावपूर्ण प्रतिफल अंतरिति के अधिकारों तथा दिवाला संबंधी मामलों पर प्रभाव नहीं डालेगी। अगर कहीं कोई ऐसी बात हो रही है जो सद्भावपूर्ण है और साप्रतिफल है और अंतरिति के अधिकारों से संबंधित है, या फिर कोई पक्षकार दिवालिया हो गया है, तो ऐसी अगर देरी हो रही है तो या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर ये धारा काम नहीं करेगी। दूसरी उपधारा इसकी क्या कह रही है? स्थावर संपत्ति का हर एक ऐसा अंतरण जो पार्श्विक अंतरिति को कपट, पार्श्विक कहते बाद वाले, पार्श्विक अंतरिति को कपट वंचित करने के आशय से प्रतिफल के बिना किया गया है, ऐसे अंतरिति के विकल्प पर शून्य करणीय होगा। कहने का मतलब है कोई स्थावर संपत्ति का जो स्वामी है या अंतरक है, उसने पहले भी वो जमीन बेच ली, प्रॉपर्टी बेच ली, फिर बेच रहा है, तो चूंकि उसे ये नहीं काम करना चाहिए था, तो अगर बाद वाला अंतरिति चाहे तो उसको उस अंतरण को शून्य करा सकता है। उसके विकल्प पर ये शून्य कर लिए है अंतरण। दो केस आप चाहे तो इस पर लिख सकते हैं यही बात कि कपटपूर्ण अंतरण किया गया था इन संबंध में। ये पहला निर्णय है अहमद हुसैन बनाम कल्लू, AIR 1929, इलाहाबाद का केस है ये। दूसरा निर्णय है अब्दुल शकूर बनाम अर्जी पापाराव, AIR 1963, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें यही बताया गया है कि जानबूझकर अगर कोई देरी की जा रही है तो वहां पर जो अंतरण होगा वो शून्य गणनीय होगा। अगली धारा है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 का, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि 53 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 53 का तो बहुत ही ज्यादा है, लगभग हर एग्जाम में आपको मिलती है। इसको कहते हैं भागिक पालन, पार्ट परफॉर्मेंस। इससे पहले हमने विनिर्दिष्ट अधिनियम में आपको धारा 12 पढ़ाई थी। वहां था स्पेसिफिक संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन। ठीक, दोनों में फर्क समझिएगा। ये सिर्फ भागिक पालन है, वो स्पेसिफिक पार्ट परफॉर्मेंस है। ये सिर्फ पार्ट परफॉर्मेंस है, दोनों में फर्क है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा, गलत ना करिएगा, क्योंकि हर या तो ये प्रश्न होता है या वो होता है या दोनों मिलते हैं। देख लें हम, और दोनों ही लॉ मौलिक विधि में आते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, हो सकते हैं। पहले समझें हम 53 का भागिक पालन क्या कहता है। जहां की कोई व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित करने के लिए अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेखबद्ध ऐसी संविदा करता है जिससे उस अंतरण को गठित करने के लिए आवश्यक विबंध युक्त निश्चय के साथ किए जा सकते हैं, या निश्चय हो या युक्त निश्चितता हो सकता है, युक्त निश्चय के साथ किए जा सकते हैं, और
ठीक, पहला पार्ट ये बताया है कि जहां पर जो है कोई व्यक्ति स्थावर संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित करना चाह रहा है, और वो व्यक्ति जो करना चाह रहा है उसने उस संविदा को जो अंतरक और अंतरिति के बीच होती है, उस संविदा को के समर्थन में, उस संविदा को जितने भी युक्त निर्बंधन होते हैं उन सबके संबंध में सारी सूझबूझ के साथ एक हस्ताक्षरित लेखबद्ध संविदा कर ली है। इसने अंतरक ने अंतरिति के साथ। आगे देखें, और अंतरिति ने संविदा के भागिक पालन में उस संपत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा ले लिया है। अब समझे, कब्जा ले लिया है के बाद अंतरिति जिसका कब्जा पहले से ही है संविदा के भागिक पालन में अपना कब्जा चालू रखता है। कहने का मतलब लेखबद्ध संविदा हो गई दोनों पक्षकारों के बीच, उसके अनुपालन में, उसको अग्रसर करने में अंतरिति ने या तो कब्जा ले लिया या फिर कब्जा उसका पहले से था तो उसका कब्जा बरकरार है, चालू रखे हुए है वो, और उस संविदा को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य कर चुका है। अंतरिति कब्जा ले लिया है और कोई कार्य कर चुका है, मतलब हो सकता है निर्माण कार्य शुरू कर दिया हो सकता है पैसा दे दिया हो, कोई भी कार्य उससे संबंधित कर चुका है, और अंतरिति संविदा के अपने भाग का पालन कर चुका है या पालन करने के लिए रजामंद है। अंतरिति ने मान लीजिए 10 लाख रुपए देना था, 5 लाख दे दिया है और बाकी कह रहा है 5 लाख हम आपको दे देंगे, कुछ समय हमें दीजिए, आप उस समय के अंदर जो भी लेखबद्ध, चूंकि संविदा लेखबद्ध हुई है तो लिखित होगी, और हालांकि अब इसमें लिखित के साथ रजिस्ट्रीकृत भी होना चाहिए। जो संविदा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की है स्थावर संपत्ति की, ये लिखित के साथ साथ 2001 में इस शब्द को बढ़ा दिया गया, रजिस्ट्रीकृत भी होना चाहिए, दोनों पक्षकारों के बीच में संविदा रजिस्ट्रीकृत हो। फिलहाल ये देखें पालन करने के लिए रजामंद है। अब आगे पेज पे चले हम लोग। पिछले पेज पे आपने पढ़ा था कि जो अंतरिति है वो संविदा पालन के लिए रजामंद है। वहां इस बात के होते हुए भी कि जहां की अंतरण की कोई लिखित है वहां वो अंतरण किसी विहित रीत से पूरा नहीं किया गया है। अंतरक या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति अंतरिति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उस संपत्ति के विषय में जिस पर अंतरिति ने कब्जा ले लिया है या चालू रखा है कोई भी ऐसा अधिकार जो इस संविदा के निबंधनों द्वारा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित अधिकार से भिन्न है परिवर्तित कराने से विवर्जित होगा। बहुत से लोग इसमें से अब ये संविदा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, आपकी धारा कंप्लीट हो गई। बहुत से लोग करते क्या है, शब्द चेंज करते हैं या सोचते विवर्जित ना लिखें तो क्या हो, ये ना लिखे तो। आप इतनी चीजें इस संविधान में बता दी गई, इस धारा में बता दी गई है 53 का में, कि आप जरा सा भी छेड़छाड़ करोगे तो आप अर्थ का अनर्थ कर दोगे। इसलिए शब्द आप यही लिखें, 20 बार में याद हो रहे हैं तो 20 बार में याद करें, क्योंकि हर एक लाइन में हर एक कॉन्ट्रैक्ट छुपा हुआ है, हर एक बात छुपी हुई है, इसलिए शब्द यही लिखें। हालांकि हम आपको दूसरे शब्दों में समझा दे रहे हैं इजी करके। इस भागिक पालन का मतलब ये होता है कि दो पक्षकारों ने संविदा की, लिखित संविदा की, कि हम आपको संपत्ति इतने इतने रुपए में दे देंगे, ये शर्तें हैं, सब के साथ लिखित संविदा हो गई। हुआ क्या, संविदा लिखित होने के बाद भी संविदा पूरी नहीं हो पाई। मान लीजिए 6 महीने का टाइम दिया गया था कि 6 महीने में आप हमें पैसे देके अपनी जमीन, हमने मान लीजिए 10 लाख में कोई जमीन बेची, सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं, 10 लाख में कोई जमीन बेची, हमने अंतरिति से कहा कि ठीक है 6 लाख हमें दे दो आप, और 4 लाख आप 6 महीने बाद देना, बाकी अपना ये अपने रहो, अपना जो भी करना कब्जा हमने दे दिया उसको, अंतरिति को। अब अंतरिति 6 महीने के अंदर 4 लाख रुपए नहीं दे पाया, या हमारी तरफ से कोई ऐसी लापरवाही हो गई कि हम अंतरण नहीं कर पाए, मान लीजिए वो संविदा पूरी नहीं हुई 6 महीने के अंदर, तो अब ऐसा नहीं है हम कहें कि नहीं भाई आप हमें 4 महीने में पैसा नहीं दे पाए, अब हम आपको ट्रांसफर नहीं करेंगे, या हमसे संबंधित कोई व्यक्ति हो, हमारा विधिक प्रतिनिधि हो, कोई ऐसा काम नहीं कर पाएगा।
जिससे क्या हो, अंतरिती को नुकसान हो या उसके अधिकारों का हनन हो, जबकि अंतरिती तैयार है कि वो कह रहा है कि हम बाकी बचा हुआ पैसा आपको दे देंगे, कुछ समय हमें और दे दीजिए। तो हमें रुकना पड़ेगा और उस बात को देखना पड़ेगा और ऐसे अंतरण हमें उसके पक्ष में करना ही पड़ेगा। हम या हमारा विधिक प्रतिनिधि या कोई भी, इसमें हर बात बता दी गई एकदम क्लियर कि चाहे अंतरिती हो या उसका उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाला, मतलब उससे मान लीजिए बहुत सारे हमारे पार्टनर हैं या हमारे भाई लोग हैं, तो वो रुकावट डाल रहे हैं तो वो भी नहीं डाल पाएंगे, ना ही हम डालेंगे, हमें जमीन अंतरित करना ही पड़ेगी। ये कहलाता है भागिक पालन। शब्दहीन कहने का मतलब ये है, शब्दहीन लिखिएगा, याद करिए ध्यान से। बात यही समझाई गई है कि अंतरण करना ही पड़ेगा अंतरिती के पक्ष में। फिर यहाँ पर एक पॉइंट बता दिया गया, अक्सर पूछा जाता है, भागिक पालन का सिद्धांत कहलाता है ये धारा 53 का, ये ढाल की तरह कार्य करती है ना कि तलवार की तरह, अर्थात ये बचाव का सिद्धांत है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी की जमीन हथियाने लगे या कुछ करने लगे, ये सिर्फ एक आपको अंतरिती जो बेचारा पीड़ित है, जो वक्त पे पैसा नहीं दे पाया है या किसी कारणवश उसकी संविदा पूरी नहीं हो पाई है, तो उसको राहत मिलती है कि कोई बात नहीं है, आपको हो सकता है मजबूरी आपके सामने हुई हो, पैसे का इंतजाम ना हो पाया हो, थोड़ा समय और ले लीजिए और पैसे दे दीजिए और अपने पक्ष में संपत्ति का अंतरण कराइए। अब आ जाइए धारा 55, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर उपधारा पे एक प्रश्न छुपा हुआ है। ये कहलाती है क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व। इसमें 4 बातें बताई जाती हैं। पहली, या तो विक्रेता के दायित्व बताए जाएंगे, फिर विक्रेता के अधिकार बताए जाएंगे, तो 2 प्रश्न ये हो गए। फिर क्रेता के बारे में एज इट इज होगा अधिकार और दायित्व, तो 2 प्रश्न वो हो गए। 4 प्रश्न तो इसमें ऐसे ही बनते हैं, लंबा क्वेश्चन बनता है। और अगर मार्क्स के हिसाब से आप देख लेंगे, छोटा बन रहा है, पूरा आ गया है, तो आप सबका एक एक उपधारा एक एक खंड लिख दीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं होगा आपके पास कि आप पूरा सेक्शन लिखे यहाँ पर। तो आगे पढ़ते, धारा क्या कहती है, क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व। पहला पॉइंट बताया गया है, विक्रेता आवद्ध है कि, आवद्ध का मतलब विक्रेता के दायित्व क्या क्या है ये बताए गए हैं। पहला पॉइंट, उस संपत्ति में किसी ऐसी तात्विक त्रुटि को जिसे विक्रेता जानता हो और क्रेता ना जानता हो, और क्रेता जिसका पता मामूली सावधानी से नहीं लगा सकता, क्रेता को प्रकट करे। कोई भी ऐसी त्रुटि है संपत्ति में, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो खरीदने वाला नहीं समझ सकता, ना ही जान रहा है, ना उसको मतलब जांच पड़ताल के बाद वो कमी पता लग पाएगी, तो जो बेचने वाला है, विक्रेता है, उसे चाहिए कि वो खरीदने वाले को बता दे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, अगर आप इच्छुक हो तो खरीदे वरना ना खरीदे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, उस संपत्ति संबंधी हक की दस्तावेजों जो विक्रेता के कब्जे में हैं, उन सबको क्रेता को उसकी प्रार्थना पर परीक्षा के लिए पेश करे। जो भी दस्तावेज का जो विक्रेता है उसके पास है, वो क्रेता चाह रहा है कि हम इनकी जांच कराएंगे कि ये सही है कि नहीं है, तो क्रेता जब मांगे उससे, तो उसे वो सारे दस्तावेज देना चाहिए कि जाइए आप, खुली छूट है आपको, दस्तावेज चेक करा लीजिए, सब कुछ एक नंबर का है। तीसरी बात कहती है, उस संपत्ति या उस पर हक के बारे में क्रेता द्वारा उससे पूछे गए सुसंगत प्रश्नों का उत्तर अपनी पूरी जानकारी से दे। क्रेता क्या कर रहा है, कोई ऐसी बात पूछ रहा है संपत्ति से संबंधित जो पूछी जाना चाहिए, तो बेचने वाले को चाहिए उन सब प्रश्नों का, उस संपत्ति से संबंधित सही जवाब दे, जितनी वो जानकारी रखता है उसके बारे में। अब आ जाइए उपधारा 2 में, इसी की है, दायित्व से ही संबंधित है, विक्रेता के दायित्व से संबंधित है। ये समझा जाएगा कि विक्रेता क्रेता से ये संविदा करता है कि ये हित जिसे विक्रेता क्रेता को अंतरित करने को राजी है, अस्तित्व युक्त है और उसे अंतरित करने की शक्ति विक्रेता रखता है।
कहने का मतलब जो विक्रेता है वो संपत्ति को बेच रहा है, अंतरित कर रहा है, तो इसका मतलब वो ये संविदा कर रहा है, ये बात अपने आप में अंडरस्टूड है, ये संविदा कर रहा है वो कि विक्रेता का उस संपत्ति में पूरी तरह से हित है और वो उस संपत्ति को अंतरित करने का हकदार है, सारी शक्तियां रखता है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है संपत्ति को बेचने में। ये दो बातें धारा 2 में बता दी गई। ये सारे दायित्व हैं विक्रेता के, जो उसे फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। अब आगे हम लोग चले। दो दायित्व हम लोगों ने पिछले पेज पर पढ़ लिए हैं। तीसरा दायित्व जो है विक्रेता का वो ये है, तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा दायित्व है, जहां की विक्रेता को पूर्ण धन दे दिया गया है वहां क्रेता को संपत्ति से संबंधित सब दस्तावेज दे दे दो जो उसके कब्जे में है। कहने का मतलब हुआ जब संपत्ति बेच दी गई तो अब चूंकि पूरे की पूरी चीज का मालिक विक्रेता हो गया है, तो जो भी उससे संबंधित दस्तावेज हो वो भी सारे के सारे वो क्रेता को, खरीदने वाले को दे दे। ये उसका दायित्व है बेचने वाले का। फिर चौथे पॉइंट पर आ जाइए आप। चौथी उपधारा क्या कह रही है? विक्रेता हकदार है। हकदार का मतलब अधिकार है, विक्रेता को क्या क्या अधिकार है वो समझ ले। विक्रेता किस किस चीज, पहले का पॉइंट बताया गया है, संपत्ति के तब तक के भाटकों और लाभों का जब तक उसका स्वामित्व क्रेता को संक्रांत ना हो जाए। मतलब विक्रेता उन सारे लाभ और किराया पाता रहेगा जब तक कि वो संपत्ति ट्रांसफर ना हो जाए पूरी तरह से, किसको? बेचने वाले को, जिसे वो, सॉरी, खरीदने वाले को, जिसे वो संपत्ति बेच रहा है, जब तक कि उसका पूरा संक्रांत, पूरा ट्रांसफर पूर्ण ना हो जाए, पूरी तरह से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना हो जाए, तब तक वो बेचने वाला जो है उस संपत्ति के किराया वसूल करेगा और उससे संबंधित लाभों को लेगा। जैसे मान लीजिए कोई जमीन बेची गई, उसका पूरा का पूरा मान लीजिए 15 तारीख को या 16 तारीख को, बात पहले से चल रही थी, 15 या 16 तारीख में उसका ट्रांसफर हुआ, तो आधे महीने का किराया जो है विक्रेता लेगा और बचा हुआ उधर का आधा महीना उसका किराया क्रेता लेगा, खरीदने वाला लेगा। इस तरह से ये मतलब है इस पॉइंट का पॉइंट बताया गया संपूर्ण क्रय धन को प्राप्त करने का। विक्रेता को सब अधिकार है कि जितने, मान लीजिए 10 लाख में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 10 लाख में हम प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करेंगे, तो पूरा का पूरा धन जो क्रय धन है 10 लाख रुपया, वो प्राप्त करने का हकदार है कौन? बेचने वाला विक्रेता। अब आ जाइए, पांचवी उपधारा क्या कह रही है? अब क्रेता से संबंधित, क्रेता आबद्ध है कि वो, ये क्रेता के दायित्व है। कौन कौन से? आबद्ध है का मतलब दायित्व है ये। क्रेता किस किस के लिए? पहली बात किसके लिए? संपत्ति में क्रेता के हित की प्रकृति के बारे में, सॉरी, संपत्ति में विक्रेता के हित की प्रकृति के बारे में ऐसा तथ्य जिसे क्रेता जानता हो किंतु विक्रेता नहीं जानता, जिससे ऐसे हित के मूल में तात्विक वृद्धि होती है, विक्रेता को प्रकट करे। कहने का मतलब हुआ जो संपत्ति, जैसे मान लीजिए आप खरीद रहे हैं और आपको पता है इस संपत्ति हम मान लीजिए 10 लाख में बेच रहे हैं, आपको पता है आज की डेट में उस संपत्ति की कीमत 15 लाख हो चुकी है और हम नहीं जान रहे हैं, हम बेच रहे हैं, हमें नहीं पता है, मगर आप खरीद रहे हैं, आपको पता है, तो ये बात आप हमें बता दें कि भाई देखिए प्रॉपर्टी इस टाइम आपकी 15 लाख की है, आप चाहें तो हमें 10 लाख में दे सकते हैं, ना चाहें तो ना बेचे आप, या आप बताइए नया दाम क्या है आपका। तो ये दायित्व है खरीदने वाले का, क्रेता का, कि वो विक्रेता को बता दे। दूसरी बात, जहां की संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को संक्रांत हो गया है वहां संपत्ति के ऐसे नाश, क्षति या मूल्य में गिरावट को सहे। मान लीजिए पूरी तरह से संपत्ति ट्रांसफर हो चुकी है, क्रेता ने खरीद ली है, संक्रांत कंप्लीट हो गया, ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, और अगले ही दिन उसका बाढ़ आ गई, संपत्ति नदी में मिल गई, या
रेट एकदम गिर गए, तो ये सब सहने का दायित्व भी क्रेता पर है। गा पॉइंट जो बताया गया है वो दोनों में कॉमन है, क्रेता के हकदार से भी संबंधित है और क्रेता के दायित्व से भी संबंधित है, इसलिए आप दोनों जगह लिख सकते हैं। समझेगा पॉइंट को। विक्रय पूर्ण होने पर संपत्ति के भाटकों आदि को प्राप्त करें। ठीक, संपत्ति का विक्रय पूर्ण हो गया तो जो भी उस पर किराया है या जो भी लाभ मिलना है उन सब का हकदार हो गया कौन? क्रेता। ये हकदार भी है और इसका दायित्व भी है कि वो सब पैसे वसूल करे। अब छठा पॉइंट, छठा उदाहरण, लास्ट उदाहरण बता रही है क्रेता हकदार है। अब हकदार किस किस का है, अधिकार क्या क्या है क्रेता को, ये समझ ले। जहां की संपत्ति, पहला पॉइंट का बताया गया है, जहां की संपत्ति का स्वामित्व उसको संक्रांत हो गया है वहां संपत्ति में किसी अभिवृद्धि या उस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का फायदा उठाने का और उसके भाटकों और लाभों का। कहने का मतलब, मान लीजिए हमारे पक्ष, हमने प्रॉपर्टी आपके पक्ष में ट्रांसफर कर दी, अब अगले ही दिन उसकी कीमत बढ़ जाए या महीने भर बढ़ जाए या 10 दिन बाद बढ़ जाए, तो उन सबको आपका अधिकार है, आप हकदार हैं कि उस अभिवृद्धि का आप लाभ उठाएं, या कोई भी फायदा उससे किराया मिल रहा है या कोई भी फसल है उस पर, तो वो फसल काटने के आप हकदार हैं, हर चीज के आप हकदार हो गए। खा और आखिरी पॉइंट क्रेता के हकदार से संबंधित है। यदि कोई संविदा विक्रेता द्वारा विखंडित की जाती है तो उसके विनिर्दिष्ट पालन कराने का तथा प्रतिकर प्राप्त करने का। हुआ क्या, हमने आपको संपत्ति बेची और बेचने के शर्तें जो थी वो सब हमने कहा ये शर्त है, और उसके अलावा फिर हम मान लीजिए मुकर जाए किसी बात से संविदा करते वक्त, तो आप क्या करेंगे, हमारे खिलाफ केस कर सकते हैं संविदा का पालन कराने के लिए या विनिर्दिष्ट पालन कराने के लिए। ये सब अधिकार हैं किसको? क्रेता को, कि वो संपत्ति से संबंधित जो भी संविदा अगर क्रेता विखंडित कर रहा है या आगे पीछे हो रहा है तो उसको इन्फोर्स कराए, पालन कराए। यहाँ पर हमने अपने नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि एग्जाम के अब सिर्फ 2 महीना बचा है, तो चाहते हैं हम कि आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएं। ग्रुप में जुड़ने से क्या होगा, आपको प्रॉपर एक गाइडेंस मिल पाएगा। गाइडेंस के अलावा आपको कोई असुविधा होगी तो आप डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में आएंगे, जो भी चीज़ होगी वो कम्युनिकेट कर पाएंगे हम प्रॉपर तरीके से। तो ये नंबर हमने दे दिया आपको 9450770672। और इस सब की हमने बहुत नॉमिनल 500 रुपये फीस रखी है, हालांकि ओपन फीस ये 1000 है। इस 500 रुपये दे के आप हमारे साथ रजिस्टर हो जाइए, और जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसके लिए फीस रिफंडेबल है, उसको ये फीस हम वापस कर देंगे। ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपको प्लीडिंग है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है, बाकी सारी चीज़ें कंसल्ट आप हमसे डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी क्यूरी होती है एग्जाम के टाइम पे, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, उनको मिनिमाइज कर सकते हैं हम आपके। अगर आप नहीं भी जुड़ते तो डायरेक्ट हमारा चैनल डालिए @lawclasses by फिरोज सर, इस चैनल पर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाइए। हमारे नोट्स 1 से लेकर 100 डेज तक आप देखिए, सारा का सारा आपको PCSJ मेंस का मैटर मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अब हम लोग आ गए धारा 58 पर। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये, बहुत सारी डिफिनेशंस दी गई हैं, बहुत एक केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हम आगे आपको पढ़ाएंगे। देखें पहले धारा 58 क्या कह रही है। बंधक, बंधक कर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख की परिभाषा, इसमें ये परिभाषाएं दी गई हैं। इसके अलावा बताया गया है कि बंधक कितने प्रकार के हैं, बहुत डिटेल्ड स्टडी कराएंगे हम बंधक के बारे में। पहले आपका पॉइंट समझे, बंधक क्या होता है। बंधक, पहले सबसे पहले बंधक को परिभाषित किया गया है। बंधक समझे, बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी हित का वो अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने, समझ ले आप, बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी हित का वो अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे
वचनबद्ध वचनबंध का पालन, जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है, प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। इसको आपको एज इट इज याद रखना है। यहाँ पर देखिए, शायद यहाँ पर ऐसे 2 बार आ गया है, इसको एक को काट दीजिए। शब्द इसको ऐसे ही लिखना है आपको जैसा हमने लिखवाया है, इसमें संशोधन ना करिएगा। कहने का मतलब हुआ, बंधक जो होता है वो एक तरह से स्थावर संपत्ति के हित का अंतरण है, ठीक। और ये हित का अंतरण आप क्यों करते हैं? किसी से आपने धन ले रखा है, या धन आप लेना चाह रहे हैं, या धन आपने कुछ मतलब उससे शर्त, मतलब ऐसा किसी शर्त के अधीन कि हम इतने दिन में आपका धन वापस कर देंगे। उस धन संबंधी जितनी भी बातें हैं उसके पक्ष में आप क्या करते हैं? आप कहते हैं आप मेरी संपत्ति को आपने अपना कह दिया, खेत हमारा आप रख लीजिए और हमारे आप इस खेत पे खेती करिए, कुछ भी करिए, फसल बोइए, और जब हम आपको पैसा वापस कर दे तो हमारा खेत वापस कर दीजिएगा, हमारा प्लॉट वापस कर दीजिएगा। तो ये जो आपने संव्यवहार किया, जो ये कार्य किया, ये बंधक है, ठीक। किसी भी धन संबंधी दायित्व पैदा हो और स्थावर संपत्ति का हित आप अंतरण कर दे। हित अंतरण का मतलब है जिसके पक्ष में आप संपत्ति दे रहे हैं, जिसके कब्जे में, तो वो उस संपत्ति से लाभ उठाएगा जब तक कि आप उसका धन वापस ना कर दें जो आपने उससे उधार लिया है। तो ये और संपत्ति क्या होगी? उस वक्त आपकी जो स्थावर संपत्ति है वो प्रतिभूत के तौर पर काम करेगी, एक गारंटी के तौर पर काम करेगी। ये कहलाता है बंधक। अब आप समझ लीजिए बंधक करता क्या है। अंतरक, अगर हमने अपनी जमीन, अपना खेत आपको दिया तो हम कौन हुए? बंधक करता। आपने वो खेत लिया, आपने वो प्लॉट लिया, तो आप क्या हो गए? अंतरिती जो होता है वो बंधकदार होता है। अंतरक बंधक करता है और अंतरिती बंधकदार है, ठीक। आगे समझ ले। मूलधन और ब्याज जिसका संदाय तत्समय प्रतिभूत है। मान लीजिए हमने आपसे 10,000 रुपया लिया और कहा कि हम 2 साल के अंदर अंदर आपको 11,000 देंगे। अगर कुछ ब्याज वाली शर्त हुई, बात हुई है, तो जो 10 + 1 जो ये 11,000 रुपये है, ये बंधक धन कहलाएगा। और वो लिखत, अगर ये बात हम लोगों ने लिखा पढ़त में की है, लिख के की है दोनों पक्षकारों ने, जिसके द्वारा अंतरण किया जाता है, वो लिखित जिसके द्वारा अंतरण किया जाता है बंधक विलेख कहलाती है। जो ये लिखित हम लोगों के बीच में हुई है कि हम इतना पैसा आपको 2 साल बाद देंगे, तो ये जो लिखित में अगर हम लोगों ने किया है तो यही कहलाएगा बंधक विलेख। इतनी सारी परिभाषाएं आपको याद रखना है। फिर हमने आगे थोड़ा सा कभी कभार पूछ लेते हैं कि बंधक के प्रकार कितने हैं। तो का जो इसकी उपधारा का है उसमें तो सिर्फ बताया गया आपको बंधक की परिभाषा। खा में बताया गया सादा बंधक। सादा बंधक एग्जैक्टली होता क्या है कि आप किसी को अपने आप से कह देते, अपने आप व्यक्तिगत तौर पर ये होता है सादा बंधक। कहते ठीक है, हम तुम्हें ये पैसा दे देंगे और अगर पैसा ना दें तो हमारी जो है ये जमीन आप रख लेना। इसमें क्या करते हैं आप, जमीन अभी आप ही के पास होती। सादा बंधक में जमीन अभी आप ही के पास है, मगर आप ये कहते हैं कि 1 साल में ना दे तो जमीन तुम ले लेना। इस तरह का बंधक कहलाता है सादा बंधक। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने बहुत डिटेल्ड पढ़ाया है ये आगे, और इस पर एक केस लॉ भी दिया है। भोग बंधन, ये बंधक ये होता है कि हम जब तक पैसा ना दे तब तक आप जमीन इस्तेमाल करो। अंग्रेजी बंधक के ये होता है कि आप एक फिक्स टाइम के बाद तय कर लेते हैं कि हम आप 6 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा दे देंगे, ना दे तो जमीन आपकी। हक विलेख का निक्षेप द्वारा बंधन, आप क्या करते हैं, संपत्ति के कागज रखते हैं गिरवी के तौर पर, प्रतिभूत के तौर पर, और आप उस समय तक के लिए संपत्ति को बंधक कर देते हैं। विलक्षण बंधन, इन सब के अलावा जो भी बचा वो सब कहलाता है, वो सब आएगा विलक्षण बंधक में। अब आप समझ ले सशर्त विक्रय द्वारा बंधक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही बारीक से इस उपधारा को समझे, इस पॉइंट को समझे।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है और बहुत क्लोज रिलेशनशिप है विक्रय और सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में। पहले समझ लें हम, जहां की कोई बंधक जहां की कोई बंधक करता बंधक संपत्ति को दृश्यता का मतलब है जाहिर तौर पर बेच देता है, इस शर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के संदाय में व्यतिक्रम होते ही विक्रय आत्यांतिक मतलब पूर्ण हो जाएगा, अथवा इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर विक्रय शून्य हो जाएगा, अथवा इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर क्रेता वो या उस संपत्ति को विक्रेता को अंतरित कर देगा, वहां ऐसा समव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और बंधकदार सशर्त द्वारा बंधकदार कहलाता है। परंतु ऐसा कोई भी समव्यवहार बंधक नहीं समझा जाएगा, थोड़ा बंधक नहीं समझा जाएगा जब तक की आखिरी लाइन है ये, जब तक कि ये शर्त उस दस्तावेज में सन्निविष्ट ना हो जिससे विक्रय किया गया है या किया जाना तात्पर्य है। कहने का मतलब समझ लीजिए कि इसको बहुत बारीकी से समझिए। इसमें हुआ क्या, जो बंधक करता था उसने संपत्ति जाहिर तौर पर बेच दी, ये कह के बेच दी कि ये समझ लीजिए ये 50,000 रुपए हम आपसे ले रहे हैं, अगर हम दिसंबर की 15 दिसंबर तक आपको ये 50,000 रुपया वापस ना कर दे तो ये संपत्ति आपकी है, आपकी हो गई, ये समझ लीजिए ये अंतरण पूर्ण हो गया, ये संपत्ति अंतरित हो गई आपको। और अगर हम 15 दिसंबर तक ये 50,000 रुपये आपको दे देते, इसका मतलब संपत्ति विक्रय नहीं हुई, आप हमारा जो विक्रय है वो शून्य हो गया है। ठीक, हम बेच नहीं रहे हैं, इसका मतलब हमारा मकसद बेचने का नहीं है, हम आपको धन दे दिया, आप हमारी संपत्ति दे दीजिए। और संपत्ति आगे यही बात बता दी गई है कि हमारे धन देते ही आप, अगर चूंकि एक तरह से विक्रय हो गया था, अंतरित हो गई संपत्ति, तो आप हमको उस संपत्ति को फिर हमारे, जब हमने आपको पैसा दे दिया तो हमारे पक्ष में आप फिर से अंतरित कर दीजिए। ठीक, मगर इसमें जो आगे मेन बात बताई है, जिस पर आगे केस लॉ बताया है हमने, वहां ये सब तो जनरल बातें हो गई कि शर्त विक्रय द्वारा, और मतलब ये सब जब हम पैसा दे दें तो हमारे पक्ष में आप संपत्ति को अंतरित कर दीजिए, और इस तरह से हमारा आपका संविदा पूर्ण हो जाएगी। और जब हम चूंकि बंधक है तो बंधक शर्त किया है, बंधकदार है, ये सब बातें हैं। मगर इसमें जो परंतुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु ऐसा कोई भी समव्यवहार, ये जो आखिरी की लाइन है, परंतु ऐसा कोई भी समव्यवहार बंधक नहीं समझा जाएगा जब तक की ये शर्त उस दस्तावेज में सन्निविष्ट ना हो। अगर ये शर्त दस्तावेज में नहीं लिखित की गई है, नहीं लिखी गई है कि ये समव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, अगर एज इट इज नहीं लिखा गया है, सन्निविष्ट नहीं है का मतलब अंतर्विष्ट नहीं है या उसमें निहित नहीं है, सन्निविष्ट का मतलब निहित नहीं है, अगर ये शर्त उस दस्तावेज में नहीं लिखी गई है कि ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, तो वो बंधक नहीं होगा, वो अपने आप विक्रय हो जाएगा। जो केस लॉ अब हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं उसमें सिर्फ यही बात क्लियर की गई है। बहुत पुराना चला आ रहा था मामला, अभी जाके डिसाइड हुआ 2019 में, इस बात को समझ लीजिए। कहने का मतलब सशर्त विक्रय की सबसे मेन जड़ ये है कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधन में क्या हो, शर्त लिखी होना चाहिए दस्तावेज में कि ये सशर्त विक्रय है। ठीक, अगर ये शर्त नहीं लिखी है तो वो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं है। इस बात को समझे आगे केस लॉ में। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। धर्मजी शंकर शिंदे और अन्य बनाम राजा राम श्रीपाद जोशी, ये मृत हो गए हैं। जब कोई मृत हो जाता है तो उसके आगे लिखा जाता है द्वारा विधि प्रतिनिधि, और अन्य
AIR 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और ये चूंकि 1967 से 85-60 साल से ये चला आ रहा था, विवादित था, 1967 से विवादित था। विवाद ये था कि एक पक्ष कह रहा था कि ये विक्रय है, दूसरा पक्ष कह रहा था कि ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधन है। तो अगर कोई चीज बंधक होता है तो वो हमेशा बंधक रहती है, विक्रय नहीं होती है। इस केस में यही जो परंतुक हमने आपको पढ़ाया था, अभी आप बहुत जोर दिया था, उसी पे बेस्ड है। इसको पहले समझ लें, इसमें कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सार है वो हमने लिख दिया आपको 4 लाइनों में, समझ लें आप। जहां की विलेख में ये शर्त हो कि यदि नियत 5 वर्ष के भीतर उधार लिए गए धन को वापस नहीं किया गया तो विक्रय आत्यांतिक हो जाएगा। आत्यांतिक मीन्स पूर्ण हो जाएगा। और जहां वादी ऋणी भुगतान करने में विफल रहा हो, वहां समव्यवहार पुनः विक्रय कर लेने की शर्त के साथ विक्रय माना जाएगा, न कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। ठीक। विमोचनवाद निरस्त करने का विचारण न्यायालय का निर्णय या आदेश पुनर्स्थापित हुआ। क्या एग्जैक्टली ये निर्णय कंप्लीट हो गया। हुआ क्या था, जो हमने बताया कि विवाद था, एक आदमी कह रहा था कि विक्रय है, एक पक्षकार कह रहा था सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक इसलिए नहीं है क्योंकि इनके जो दस्तावेज थे उनमें ये शर्त लिखी नहीं है कि ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है। जबकि ये क्या है, एक पुनः क्रय कर लेने की एक विक्रय माना जाएगा कि आपने कहा कि हम इतना पैसा आपको दे दें। इसी में अगर आप ये कह देते अगर हम पैसा ना दें तो आपको वापस करना पड़ेगा क्योंकि ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, ये विक्रय नहीं है। ये आप अगर शर्त मेंशन कर देंगे दस्तावेज में तो यही मामला सशर्त विक्रय बन जाएगा, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक बन जाएगा। वरना ये विक्रय है, शर्त के साथ विक्रय है कि आप पैसा वापस कर देंगे तो आपको सामान वापस कर दिया जाएगा। वर्ण तो हुआ क्या, जो विचारण न्यायालय था उसने कहा था कि उसने निर्णय दिया था कि ये विक्रय हो गया है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं है। हाई कोर्ट ने मामले को उलट दिया था। तो चूंकि विचारण न्यायालय को मामले सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना और हाई कोर्ट के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। और विचारण न्यायालय जो निर्णय था कि चूंकि कहीं भी दस्तावेजों में ये नहीं लिखा है कि ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, इसलिए ये पुनः क्रय कर लेने की शर्त के साथ विक्रय माना जाएगा, ना कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं है, ये विक्रय है। इसलिए दूसरे पक्षकार को जिसने विक्रय किया है उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और उसके पक्ष में फैसला जाएगा जिसने क्रय किया है, खरीदा है। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये बहुत हर पॉइंट इसका, चूंकि ये एक्ट जितने भी पुराने एक्ट हैं इनकी हिंदी बहुत शुद्ध है और आपको वेयर एक्ट की ही हिंदी लिखना होती है। अगर आप अपना मैटर लिखेंगे, हम बार बार कह रहे हैं, आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, स्कोर नहीं करेंगे। इसलिए जितना मैटर जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उतनी मेहनत करिए, चाहे जितनी आपको मेहनत करना पड़ जाए, 10 बार वीडियो की देखना पड़े तो, मगर इसी मैटर को एज इट इज लिखिए, शब्दों को चेंज ना करिए। और हो सके तो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे 9450770672 पे ज्वाइन हो जाइए, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। वह नहीं होते कोई बात नहीं, कोई क्यूरी है हमसे कंसल्ट कर लीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आप लोग कामयाब होइए। धन्यवाद।